हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सीरीज जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स को खत्म कर रहे थे फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि बिल्कुल बुक के लाइन बाय लाइन से हम इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से अच्छे बिल्ड हो सके। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया था। चैप्टर 5 को हमने स्टार्ट किया था जो कि हमारा चैप्टर का नाम था मनी। इससे पहले हमने 1, 2, 3, 4 चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स, और उससे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन चैप्टर, देन सेकंड में हमने किया गुड्स वगैरह। तो ये सभी चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी बिल्कुल डिटेल में। बुक से मैंने फॉलो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट छूट ना जाए। ठीक है, तो इन सबको खत्म कीजिए और आइए आज स्टार्ट करते हैं मनी का पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा फॉर्म्स ऑफ मनी तक मैंने खत्म कर दिया था। याद है फॉर्म्स ऑफ मनी, फेट मनी, फिड्यूसरी मनी, फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फेट मनी क्या होता है? फेट मनी वो मनी होता है जो आज के टाइम पे सरकार उसको पावर देती है, जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाता है, जो कंट्री में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करता है। एक हल्का सा रिकैप दे रहा हूँ। फिड्यूसरी मनी क्या था? फिड्यूसरी मनी वो मनी था, ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है और ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, कई बच्चे सोचते होंगे सर बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं। मैं रिपीट इसीलिए करता हूं ताकि आपको याद हो जाए। आपको ही पता है बार बार प्ले करके वीडियो को नहीं देखने वाले हो, तो ये मेरा तरीका होता है कि मैं चीजों को 2-3 बार रिपीट करूं ताकि आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाए। हो सकता है पहली बारी में कई बच्चों को क्लियर ना हुआ हो, दूसरी बारी में हुआ, किसी को दूसरी बारी में ना हुआ हो, तीसरी बारी में हुआ। इसीलिए मैं रिपीट करता हूं। मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, फेट मनी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, फिड्यूसरी मनी भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है, लेकिन ये करता है क्योंकि गवर्नमेंट इसको पावर देता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी यानी कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। ये भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। सर पैसा तो काम करता है, ये बात तो समझ में आता है। पैसे के अलावा और क्या है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है? करता है ना बेटा, ये करता है ट्रस्ट के बेसिस पे। जैसे कि चेक, डीडी। आप चेक डीडी किसी को दे दोगे तो वो मना नहीं करेगा, लेकिन जब तक आपको पेयर और पे के बीच में ट्रस्ट है तभी तक वो एक्सेप्ट होगा। जबकि पैसा एक ऐसी चीज है जो कि ट्रस्ट हो ना हो आप एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आप लीगली बाउंड हो कि आपको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर चुके थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए नेक्स्ट है फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक है, फुल बॉडेड मनी क्या है? एक ओवरव्यू देता है। फुल बॉडेड मनी भरा पूरा शरीर वाला मनी, यानी कि जिसका मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होता है। क्रेडिट मनी क्या होता है? जहां पे मॉनेटरी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि 2000 रुपए का नोट होता और उसमें 2000 रुपए का सोना लगा होता, तो ये मॉनेटरी वैल्यू 2000 है, कमोडिटी वैल्यू जो उसको बनाने में लगा है। ठीक है, यहाँ पे तो वो क्या होता? फुल बॉडेड मनी होता है। ऐसे कौन से पैसे होते हैं सर जिसपे जितना मेंशन होता है उतने का उसमें गोल्ड या कोई भी मेटल लगा होता है? ऐसे पहले कॉइन्स होते थे, गोल्ड कॉइन्स, अशरफियां जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, देखा होगा ना आपने, अशरफियां होती है। जैसे अभी नई नई मूवीज आ रही हैं उसमें गोल्ड कॉइन दिखाया जाता है। तो गोल्ड कॉइन क्या होता था? एग्जैक्टली जितना उसका वैल्यू होता था उतना गोल्ड उसमें लगा होता था, जिससे अगर मानते हैं कभी गवर्नमेंट चेंज हो गई या आपके पास क्राइसिस है, आप कहीं बाहर हो, तो आप गोल्ड पिघला के बेच सकते हो उसको। ठीक है, तो उसको बोलते थे फुल बॉडेड मनी। क्रेडिट मनी क्या है? जहां पे मॉनेटरी वैल्यू है 2000 और कमोडिटी वैल्यू है 1 रुपये 5 पैसा। 2000 का नोट बनाने में लगता है 1 रुपये 5 पैसा, लेकिन उसका वैल्यू हो जाता है 2000 रुपये, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, इन चीजों को हम पढ़ चुके थे। आइए आगे बढ़ते हैं। मॉनेटरी फुल बॉडेड मनी और क्रेडिट मनी अभी बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। मनी का सप्लाई कैसे होता है? देखो, सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कंसेप्ट है। याद है स्टॉक और फ्लो मैंने पढ़ाया था। स्टॉक मतलब ठहरा हुआ पानी, फ्लो मतलब बहता हुआ पानी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको चैप्टर 2 में शायद मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चैप्टर 3 में पढ़ाया होगा, होपफुली चैप्टर 3 में पढ़ाया होगा या चैप्टर 2, किसी में पढ़ाया मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, चाहे स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट, तो उसी में से याद आता है 1 MCQ का फेवरेट क्वेश्चन कि मनी जो है ये कौन सा कंसेप्ट है। तो सबको लगता है मनी तो सर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता है, तो ये फ्लो कंसेप्ट होगा। ये फ्लो कंसेप्ट नहीं है, ये स्टॉक कंसेप्ट है। कैसे सर मनी कैसे स्टॉक कंसेप्ट हो सकता है? मनी तो आता जाता रहता है ना, बहते रहता है वो, तो बहता हुआ पानी तो फ्लो होता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे जो मनी की बात की जा रही है वो स्टॉक है। कैसे? इट रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी होल्ड बाय पब्लिक इन अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक कंट्री के अंदर कितना पैसा है, इसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। जबकि किसी भी चीज का सप्लाई कभी भी स्टॉक नहीं हो सकता है, फ्लो होता है। सप्लाई ऑफ वाटर,
हमेशा फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ वाटर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं कर सकते हैं, हमेशा बोलेंगे 1 घंटे में कितना पानी सप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो सप्लाई वाला वर्ड जो होता है जनरली वे में ये हमेशा फ्लो कंसेप्ट होता है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी की बात की जाएगी तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी का असल मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री के अंदर कितना पैसा है, इस बात को मेजर करने को हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। चलो होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो ध्यान से ये एमसीक्यू करना कि सप्लाई ऑफ मनी कभी भी फ्लो कंसेप्ट नहीं है, सारे बच्चे फ्लो लगा के आते हैं, ये क्या है? स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये स्टॉक कंसेप्ट है तो उसको मेजर कैसे कर सकते हैं? हाउ टू मेजर द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को मेजर करने का एक तरीका है, पहले 4 तरीके होते थे, अब सिर्फ एक तरीका है। कौन सा है? M1। M1 इज इक्वल टू C प्लस डी डी प्लस ओडी। M1 इज इक्वल टू C प्लस डी डी प्लस ओडी, ठीक है। C मतलब क्या है? इट रेफर टू द करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, कॉइन और पेपर। C मतलब क्या है? जो भी करेंसी आज हमारे जेब में या आपके जेब में है, चाहे वो पेपर के फॉर्म में हो चाहे वो कॉइन के फॉर्म में हो, वो सारा क्या है? C मतलब करेंसी होल्ड बाय पब्लिक इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ नोट और कॉइन्स, किसी भी फॉर्म में हो। तो सारे हमने बोला हमें निकालना है मनी सप्लाई, यानी कि देश में कितना पैसा है ये काउंट करना है अपने को। तो जब देश में पूरा या फिर कंट्री की बात करते हैं, इंडिया में कितना पैसा है, मैंने आपसे पूछा इंडिया में कितना पैसा है अभी अभी, तो आप बोलोगे एक काम करो सर, पहले तो मुझे ये बताओ कि लोगों ने अपने पास कितना करेंसी होल्ड कर रखा है, ठीक है। प्लस डिमांड डिपॉजिट, यानी लोगों ने, हाउस होल्ड ने बैंक में कितना पैसा रख रखा है, ठीक है। लोगों ने डिमांड डिपॉजिट यानी कि बैंक में कितना, कमर्शियल बैंक में कितना पैसा रख रखा है। लोगों ने या तो घर में पैसा रखा होगा या बैंक में पैसा रखा होगा, तो लोगों का घर का पैसा प्लस लोगों का बैंक का पैसा और प्लस अदर डिपॉजिट, ओडी, अदर डिपॉजिट, ठीक है। अदर डिपॉजिट मींस जो पैसा आरबीआई में रखा हुआ है, नाबार्ड, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा नाबार्ड में रखा होता है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि बजट पास हुआ, उसमें बोला नाबार्ड में 2 लाख करोड़ हम देंगे, इस बार 2 लाख करोड़ खर्चा करेंगे। तो क्या 2 लाख करोड़ किसी को जाके दे दिया क्या? नहीं, वो आरबीआई में रखा हुआ है। सुना होगा ना बजट में कि 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये पैसे सरकार रिलीज करती है, ठीक है। अब रिलीज किया तो लोगों के जायजा के अकाउंट में पैसे तो नहीं डाल दिए, उसने क्या किया? आरबीआई में डाल दिया। जैसे जैसे यूज होगा आरबीआई से पूरे साल में निकलता रहेगा वो, ठीक है। तो वो पैसा क्या है? डिमांड डिपॉजिट ऑफ आरबीआई बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड। नाबार्ड के पैसे आरबीआई में रखे होते हैं। फिर डिमांड डिपॉजिट ऑफ आरबीआई फॉरेन करेंसी, फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा भी आरबीआई में होता है, ठीक है। बाहर के जो फॉरेन बैंक हैं, जो फॉरेन रिजर्व बैंक है, वो भी कुछ ना कुछ पैसा इसमें डालते रहते हैं, आरबीआई में डालते हैं। हर अपना जो भी हमारा क्या कहते हैं रिजर्व बैंक होता है कंट्री का, वो एक दूसरे की कंट्री में पैसे डालते हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पस, फॉर एनी पर्पस। तो उनका पैसा हो गया, यानी डिमांड डिपॉजिट विथ आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक टू द फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा होना। तीसरा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आपको पता होगा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब पैसे देते रहते हैं। जैसे कि अभी आपने सुना हो कुछ समय पहले आईएमएफ एजुकेशन के नाम पे झारखंड में शायद 8000 करोड़ रुपीस दिया था। तो ये सारे पैसे 8000 करोड़ क्या झारखंड गवर्नमेंट को जाकर दे दिया? नहीं, ये आरबीआई में डाला गया एंड देन उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो आरबीआई में किस 3 तरह का पैसा हो सकता है? या तो आरबीआई में अपना इंडियन गवर्नमेंट ने रखा होगा पैसा, यानी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा आरबीआई में होगा, तो उसको जोड़ लो। प्लस जो फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन सेंट्रल बैंक का पैसा होगा उसको जोड़ लो। प्लस जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पैसा होगा उसको जोड़ लो। इन तीनों को जोड़ लो। यानी हमने क्या देखा सर? हमने देखा कि एक टाइम पे कंट्री में कितना पैसा है, इसको निकालने के लिए करेंसी होल्ड बाय पब्लिक को जोड़ लो, प्लस क्या है डिमांड डिपॉजिट, यानी पैसा जो कि लोगों का बैंक में रखा है उसको जोड़ लो, प्लस अदर डिपॉजिट, जो पैसा आरबीआई में रखा है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट का हो, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हो। इन सबको जोड़ लेंगे ना तो एक कंट्री में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है ये कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। और इसी रीजन से इसको हम स्टॉक कंसेप्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम फ्लो, याद है? चलिए आगे बढ़े। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो इसको और एक्सप्लेन किया गया है। M1 को करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, C डिमांड डिपॉजिट, DD एंड अदर डिपॉजिट इज OD। अदर डिपॉजिट में क्या आता है? आरबीआई में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा होना, यानी नाबार्ड का पैसा होना,
SBI का पैसा होना, जिसका भी पैसा होता है, इंडियन फर्म का पैसा होना, तो वो हो जाता है DD डिमांड डिपॉजिट विथ RBI। अगला आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ RBI विथ RBI के पास पैसा होना फॉरेन इंस्टीट्यूशन का। तीसरा है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा होना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या है, जो फाइनेंशियली किसी भी कंट्री को सपोर्ट करती है, जैसे IMF एंड वर्ल्ड बैंक। होपफुली ये चीज समझ में आया होगा, 2 बार ही समझा दिया मैंने। अगला आते हैं हु सप्लाई मनी, आखिर मनी का सप्लाई करता कौन है। जैसे मैं पूछूंगा दूध का सप्लाई करता कौन है, तो आप बताओगे मदर डेयरी करता है, अमूल करता है। वैसे ही पैसे का सप्लाई कौन करता है, तो 3 ऐसे फर्म है, 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मनी का सप्लाई करते हैं। कौन कौन सा? पहला है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक एंड तीसरा है गवर्नमेंट। ठीक है, पहला कौन है जो मनी का सप्लाई करता है, वो है सेंट्रल बैंक यानी कि RBI, क्योंकि वो प्रिंट करता है तो वो तो सप्लाई करेगा। ठीक है, दूसरा है कॉमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट। कॉमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट कैसे? जैसे अभी नोटबंदी हुआ था तो क्या RBI से जाके पैसे ले लिए थे आपने? नहीं, RBI ने कॉमर्शियल बैंक को पैसा दिया, कॉमर्शियल बैंक से जाके आपने पैसे लिए। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है? सोर्स है जिसके थ्रू पैसा का सप्लाई बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, समझना, मनी का सप्लाई, मनी का बहाव कैसे चलता है? 3 लोग मिलकर कंट्रोल करते हैं इसको। RBI क्यों? क्योंकि वो बनाता है। कॉमर्शियल बैंक क्यों? क्योंकि वो पब्लिक से इंटरेक्ट करता है। RBI कभी पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं करता है, तो जो फॉर्म पब्लिक से इंटरेक्ट करेगा वही तो करेगा। एंड गवर्नमेंट कैसे करता है सर? गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक, ये सब गवर्नमेंट के फॉर्म है जिसके थ्रू भी आपको पैसे मिल रहे थे। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन में पैसे मिले थे ना इसके थ्रू, तो गवर्नमेंट भी आपका क्या करता है? सप्लाई में हेल्प करता है। तो मनी का सप्लाई 3 लोग करता है, पहला RBI, दूसरा कॉमर्शियल बैंक, तीसरा कौन है? गवर्नमेंट। तो हु वन ऑफ देम, या फिर ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन दे देगा, कुछ देगा, हु आर द सप्लायर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कौन कौन से सप्लायर्स हैं मनी के? तो RBI है, कॉमर्शियल बैंक है एंड गवर्नमेंट है। अब चलिए एक चीज समझते हैं, RBI का एक पॉलिसी है उसको समझते हैं। पहले तो RBI कब बना था ये समझ लो, मैं ऐसे जनरल वे में बता दे रहा हूं ताकि आपका थोड़ा बूस्ट रहे दिमाग। ठीक है, RBI एक्ट पास हुआ था 1934 में, 1934 में। RBI बना था 1935 में। ठीक है, एक्ट पहले पास कर दिया गया था, उसके अगले साल RBI का फाउंडेशन हुआ था, यानी फॉर्म किया गया था। ठीक है, RBI एक्ट 1934 है। RBI फाउंड कब हुआ था? 1935 में। जब फाउंड किया गया था तो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 1937 में शिफ्ट किया था मुंबई, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर अभी है। RBI का हेडक्वार्टर कौन है, कहाँ है? मुंबई। RBI का गवर्नर कौन है? किसको पता है RBI का गवर्नर? ये सब्जेक्ट मैटर टू चेंज है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक बदल जाए, और मैं बताऊंगा भी नहीं, खुद सर्च करो कौन है RBI का गवर्नर। ठीक है, चलो ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपके बुद्धि में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज जाए बुक के अलावा। ठीक है, अब ये सारा चीज सर बताया क्यों? ऐसे ही बता दिया, लेकिन इससे रिलेटेड एक चीज पढ़ाऊंगा। RBI आपको पता है पैसे छाप सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है सर कि पैसा छाप के बहुत सारा छाप दे? नहीं, RBI को पावर मिलती है पैसा छापने की यहां से, RBI एक्ट 1934 से। ठीक है, RBI को पैसा छापने की पावर मिलती है 1934 एक्ट से। ठीक है, उस एक्ट में बहुत अच्छे से मेंशन है कि RBI पैसा छाप सकता है, कंट्री के अंदर करेंसी छाप सकता है। लेकिन RBI को एक सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है जिसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगर किसी टाइम पे RBI ने ये सिस्टम मेंटेन नहीं किया तो RBI से पैसे छापने की जो पावर है वो छिन सकती है, या फिर उसका डिजॉल्व कुछ ना कुछ सब्सिडरी आ सकता है। ठीक है, तो RBI को पैसा छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है। क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS। ये है क्या? मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम मैं बताता हूं क्या है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में RBI को यह गाइडलाइन दिया गया कि बेटा ऐसा है, आपको 200 करोड़ रखना पड़ेगा। ठीक है, 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ेगा। ठीक है, रिजर्व रखना पड़ेगा, जिसमें से 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होना चाहिए। 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। आप इससे ज्यादा रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस गाइडलाइन के अंदर यह बताया गया कि 115 करोड़ मिनिमम एज अ फॉर्म ऑफ गोल्ड आपको रखना ही पड़ेगा। बाकी 85 करोड़ आप चाहो, रेस्ट ऑफ द 85 करोड़ कहां गया? यहां लिखा हुआ था ना, कहीं तो था, पता नहीं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द 85 करोड़ जो है वो आप या तो फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो, या गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, या मनी के फॉर्म में रख सकते हो।
ठीक है। तो क्या है सर मिनिमम रिजर्व सिस्टम? मिनिमम रिजर्व सिस्टम में आरबीआई को यह गाइडलाइन दिया गया कि आपको 200 करोड़ रखना पड़ेगा, जिसमें से मैंडेटरी है कि 115 करोड़ आपको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड रखना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि अगर किसी टाइम करेंसी की वैल्यू गिर गई, हमारे रुपीस को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो हम कम से कम गोल्ड बेच के तो खा सकते हैं ना। कोई भी कंट्री करेंसी लेने से मना कर सकता है, गोल्ड लेने से वो मना तो कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो 115 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ता है और 85 करोड़ इसको आप या तो गोल्ड रख सकते हो, या तो मनी के फॉर्म में रख सकते हो, या फिर आप फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में रख सकते हो, या फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रख सकते हो, किसी भी फॉर्म में रख सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम समझ में आया होगा। अंडर द सिस्टम रिजर्व बैंक मेंटेन अ मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटी, गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ऑफ द रिजर्व वैल्यू ऑफ गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़, 200 में से 115 करोड़ का गोल्ड होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम? मिनिमम रिजर्व सिस्टम मेंटेन बाय आरबीआई इन विच आरबीआई हैव टू केप्ट 200 crore in the form of gold and foreign securities, in which 115 crore of gold is mandatory to maintain. Okay, now move to next. अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया, वाह। कुछ क्वेश्चन कर ले इसके, आ जाओ। बार्टर सिस्टम रेफर टू विच सिस्टम? बार्टर सिस्टम क्या होता है? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, अरे ये तो पहला ही होगा। और क्या होता है बार्टर सिस्टम? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम? कौन सा ऐसा टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन मीडियम बार्टर सिस्टम का? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये टिपिकल है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। याद है ड्रॉबैक में पढ़ाया था। और क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मनी? मनी का कौन सा ऐसा डेफिनेशन है जो एक्सेप्ट किया जा सकता है? यूज एज स्टोर ऑफ वैल्यू, ये हो सकता है। एक्सचेंज फॉर गोल्ड, अरे नहीं। एनी गुड्स विच आर एक्सेप्टेबल टू द बैंक, नहीं, ये दोनों तो है ही नहीं। ये हो सकता है विच गुड्स इज कॉमनली एक्सेप्टेड, ये है ऑप्शन नंबर डी। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरफ वर्क कर जाए वो अच्छा डेफिनेशन है मनी का। ठीक है, फोर्थ करते हैं। मनी विच इज एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई। याद आ रहा है? ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पेई, पेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। याद है फिड्यूसरी मनी क्या होता है? कहाँ है फिड्यूसरी मनी? ऑप्शन नंबर डी, याद कीजिए, ये ट्रस्ट के बेसिस पे चलता है। फुल बॉर्डेड मनी इज दैट मनी विच हुज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर। फुल बॉर्डेड मनी वो मनी होता है जहां पे मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू, याद है मनी वैल्यू इज इक्वल टू कमोडिटी वैल्यू होता है फुल बॉर्डेड में, भरा पूरा शरीर वाला मनी, फुल बॉर्डेड मनी। तो यहाँ पे कहाँ होगा? इक्वल टू द मार्केट, डिफर फ्रॉम द मार्केट, इक्वल टू द गवर्नमेंट, इक्वल टू द मार्केट। ऑप्शन नंबर ए, इक्वल डिक्लेयर एज इक्वल टू द आरबीआई। नहीं, फुल बॉर्डेड मनी विच मनी वैल्यू इज कमोडिटी वैल्यू आर इक्वल टू द मार्केट, दोनों ही सेम होते हैं। जितना उस पर वैल्यू लिखी है और जितना उसमें गोल्ड लगा है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, मनी जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी से इशू किया जाता है उसको बोलते हैं फेट मनी। याद है? फेट मनी आर द मनी विच इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी, याद है सेंट्रल अथॉरिटी। एंड दिस by this money, fiat money, people of that country are legally bound to accept it as a medium of exchange. When value of money, when the money value and the monetary value, when money value of money exceed करता है commodity value से, मनी वैल्यू ज्यादा होता है कमोडिटी वैल्यू से, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। ध्यान है? चलो, सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। अच्छा, ये देख लो 9 नंबर एक बार देख लो, टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। ये दो टर्म है जो कई बार पूछे गए, मैं बताता हूं। टर्म डिपॉजिट क्या होता है एंड डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट अगर आपसे पूछा जाएगा नॉर्मली कि टर्म डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट मतलब होता है, इसका दूसरा नाम है टाइम डिपॉजिट एज वेल। जो हम एफडी करते हैं, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस पैसे का बेनिफिट मिलेगा, उसको हम बोलते हैं टर्म डिपॉजिट। ठीक है, जैसे मैं एफडी कर दिया तो एफडी को मैं कल तो नहीं निकाल सकता हूं पैसा, एफडी जब मैच्योर होगा तो पैसे मिलेंगे, उससे पहले आप तोड़ जरूर सकते हो, जब तोड़ोगे तो उसका बेनिफिट कम मिलेगा। तो टर्म डिपॉजिट वो होता है जो एक पर्टिकुलर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट ये होता है जब भी डिमांड किए तब पैसे निकाल लिए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है एफडी, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसका एग्जांपल है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट।
ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है। तो टर्म डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट में फर्क क्या है, टर्म डिपॉजिट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, डिमांड डिपॉजिट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं होता है, जब मन करे तब निकाल लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था, बता दिया मैंने। वैसे सारे आंसर सिंपल है। हु सप्लाई मनी इन द इंडिया, तीनों करते हैं, गवर्नमेंट, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक। ठीक है, होपफुली अब बाकी के क्वेश्चन आप कर लेना, कुछ क्वेश्चन आप भी कर लो। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर बताना। इस चैप्टर को हमने एंड कर दिया, अब चलेंगे चैप्टर नंबर 6 पे और उसको भी खत्म करेंगे हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय एंड पढ़ते रहिए।